उन्होंने निहायत रिवायती तरीके से मुझे बेहोश करके अगवा कर लिया था। यहाँ तक जो कुछ हुआ था मेरी तवक्को और मेरी मर्जी के ऐन मुताबिक हुआ था और अब निहायत होशियारी से मुझे अपने काम का आगाज करना था। अपनी खुशबख्ती का तो मुझे हमेशा ही एहसास था। जब भी कभी किसी मसले में कदम आगे बढ़ाया, वक्त ने, हालात ने और तकदीर ने मेरा मुकम्मल साथ दिया और मैं कामयाबी के झंडे गाड़ता चला गया। बहरहाल अगर इसमें इतनी तदबीर की बात की जाए तो ये भी एक सच्चाई है कि जो मंसूबे हम लोग तरतीब देते थे या जिस काम का आगाज करते थे उसे बुनियाद से लेकर चलते थे। आफ्ताब कमाल की बाकमाल शख्सियत ने हमेशा मेरी हर तरह से रहनुमाई की थी और इस वक्त भी वो अपने पेराए में अपने काम की तकमील कर रहा था। जेड डिपार्टमेंट के बारे में तफसीली बातचीत तो नहीं हुई थी उससे, लेकिन उसने एक लम्हे में बता दिया था कि ये यहूदी दहशतगर्द इदारे मोसाद का शोबा है। यकीनी तौर पर आफ्ताब कमाल को इसके बारे में और भी तफसीलात हासिल होंगी, लेकिन मेरे लिए बस इतना ही काफी था कि मैं सही लोगों के दरमियान पहुंच गया था। वो लोग गालिबन मेरी पोजीशन से आगाह थे, क्योंकि चंद ही लम्हात के बाद कमरे का दरवाजा खुला और चंद अफराद अंदर दाखिल हो गए। मैं बिस्तर पर संभल कर बैठ गया। आने वाले 2 अफराद तो गालिबन मशरकी ही थे, बाकी 2 गोरे रंग के जरा मुख्तलिफ खदोखाल के मालिक थे। यकीनी तौर पर उनका ताल्लुक यहाँ से नहीं था। मशरकी अफराद में से एक ने कहा, मिस्टर जहांगीर जमाल शाह, आपको यकीनी तौर पर वो लम्हात याद होंगे जब हम लोगों ने आपको खंडरात से अगवा किया था और इससे पहले कि हमारे अल्फाज भी आपके जहन में महव न हुए होंगे। इस वक्त खुसूसन हम आपसे ये अर्ज करना चाहते हैं कि आप अपने आप को ना तो कैदी समझें और ना ही किसी ऐसी कैफियत में मुलविस जो आपके लिए किसी तौर तकलीफ दे हो सकती है। वहाँ से आपको इस तरह लाना अजहद जरूरी था, वरना शायद हम आपसे वहाँ भी यही दरख्वास्त करते कि हमारे साथ चलिए। आप सिर्फ उन लम्हात को जहन से निकाल दें जिनमें आपको एक नापसंदीदा तरीका कार के तहत अगवा किया गया। बाकी हम आपको इंतहाई दोस्ताना पेशकश करते हैं कि हमसे गुफ्तगू करें। हो सकता है ये गुफ्तगू हम दोनों के लिए कारआमद हो। मैं सर्द निगाहों से उनका जायजा लेता रहा। मेरे लिए फौरन ही उनके सिलसिले में नर्म हो जाना एक गैर मुनासिब अमल था और फितरत के खिलाफ तस्वुर किया जा सकता था। उस शख्स ने फिर कहा, और अब मैं आपको किसी ऐसी शख्सियत से मिलाना चाहता हूँ जो आपके लिए भी निहायत कारआमद हो सकती है और उसके लिए भी, और आप उसके लिए। तफसील आपको वहीं चलकर मालूम हो सकेगी। अलबत्ता अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या आप इस सिलसिले में हमसे ताउन पर आमादा हैं, तो आप इसका जवाब देना पसंद करेंगे। मेरी साथी लड़की कहाँ है? मैंने सवाल किया। उसे बाहिफाजत उसके होटल के कमरे में पहुंचा दिया गया है। वो बिल्कुल मुतमईन और मसरूर होगी। हाँ, बस आपकी जुदाई अगर उसे परेशान कर रही है तो दूसरी बात है, लेकिन आपसे ये भी वादा है मिस्टर जहांगीर जमाल शाह कि हमारे आपके मुज़ाकरात मुकम्मल होते ही आपको उस तक पहुंचने की आज़ादी फराहम कर दी जाएगी। ठीक है, मैं जानना चाहता हूं कि तुम कौन लोग हो और मुझसे तुम्हें क्या दिलचस्पी। तो फिर बराए करम आइए। ठीक है, चलो, मैंने कहा और मैं उनके साथ आगे बढ़ गया। इसका अंदाजा तो मुझे एक लम्हे में हो गया था कि उन्होंने मेरी तलाशी वगैरह लेकर मेरा लिबास खाली कर दिया है। गोया लिबास उसी तरह मेरे जिस्म पर मौजूद था, लेकिन उसमें से मेरा मुख्तसर सा सामान निकाल लिया गया था। असलिया वगैरह तो खैर था ही नहीं मेरे पास। पर्स था और इसमें बहुत सी चीजें थी, लेकिन ऐसी नहीं जो मेरे लिए किसी तौर नुकसानदेह हों। इमारत अच्छी खासी वसी थी, लेकिन अब मैं इतना ज़हीन भी नहीं था कि इस इमारत की तफसीलात एक निगाह देखने से मुझे मालूम हो जाती। कमरे बहुत बड़े बड़े थे। दूसरे बड़े कमरे में मैंने एक शख्स को देखा। चौड़े शानों वाला बद्दे चेहरे का आदमी था। अजीब मुटियाला मुटियाला सा रंग, गहरी बवें जिन्होंने आंखों तक को ढका हुआ था और उनके लंबे लंबे बाल आंखों पर छा गए थे। हालांकि ये बवें आंखों की कारकर्दगी में उलझने पैदा करती होंगी, लेकिन उस शख्स को उनका कोई शौक मालूम होता था, वरना उन्हें तराश देना मुश्किल काम नहीं था। उसने सर्द अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया। अलबत्ता मुसाफे के लिए हाथ बेशक आगे बढ़ा दिया था और फिर दूसरे हाथ से मुझे अपने सामने बैठने की पेशकश की। मुझे लाने वाले 4 अफराद भी उस बड़ी सी मेज के गिर्द पड़ी हुई कुर्सियों पर बैठ गए। सामने वाले शख्स ने कहा, आप मुझे मिस्टर जेड के नाम से मुखातिब कर सकते हैं, मिस्टर जहांगीर जमाल शाह। मिस्टर जेड, आपका ताल्लुक किसी ऑर्गेनाइजेशन से है? बिल्कुल दुरुस्त अंदाजा है आपका, मगर मैं अपने बारे में जानना चाहता हूँ। मुझे आपने क्यों अगवा किया है? दोस्त बनाने के लिए? समझा नहीं। हम चाहते हैं मिस्टर जहांगीर जमाल शाह कि हमारे दरमियान फरेब की कोई गुफ्तगू न हो। बेशक अपने अपने मुल्कों के लिए काम करते हुए हम मुजरिमाना तर्ज अमल इख्तियार करते हैं, लेकिन बुराई में भी एक अच्छाई पोशीदा होती है। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस वक्त के जो गुफ्तगू मैं कर रहा हूँ इसका कहीं भी किसी भी जगह दोहरा मतलब नहीं है, बल्कि एक सीधी और सच्ची गुफ्तगू है।
کیا برائے کرم آپ بھی اس وقت مجھ سے سچائی کا یہ تعاون کرنا پسند کریں گے؟ کیا حرج ہے اگر میں آپ سے یہ اقرار کر لوں کہ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے جو میرے مفاد سے نہیں ٹکراتی تو میں آپ سے تعاون کروں گا؟ اس وقت یہ الفاظ سچ ہیں مسٹر زیڈ، لیکن بعد میں کسی بھی وقت اگر میرے مفادات مجروح ہوئے تو ان میں تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس شخص کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ نظر آئی اور اس نے ہنس کر کہا، کیا مناسب اور دلچسپ بات کہی ہے۔ ہاں مسٹر جہانگیر جمال شاہ، آپ اس کے حقدار ہیں کہ اگر آپ کے مفادات کہیں مجروح ہوتے ہیں تو آپ ہم سے تعاون نہ کریں۔ نام جہانگیر جمال شاہ، مقامی محکمہ پولیس کے بہت بڑے آفیسر مسٹر تیمور جمال شاہ کا بیٹا۔ تمہارا پورا خاندانی نقشہ اس کاغذ پر موجود ہے، اہل خاندان اور ان کے ساتھ تمہارا اپنا طرز عمل۔ مختصر یہ کہ اس طرز عمل کی بنیاد پر DIG تیمور جمال شاہ نے تمہیں آگ کر دیا ہے اور اب تم اپنے طور پر علیحدہ زندگی گزار رہے ہو۔ تمہارا ذریعہ معاش نامعلوم رہا ہے۔ اندازہ یہ ہے کہ مجرمانہ زندگی گزار کر تم اپنے مصارف زندگی پوری کرتے ہو۔ ذہین، چالاک، انتہائی تیز فطرت کے مالک ہو، لاؤبالی طبیعت رکھتے ہو۔ آخری کام تم نے جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک انتہائی اہم سرکاری عمارت میں داخل ہو کر وہاں کوئی کارروائی کرنے کی کوشش کی ہے اور اس کے سلسلے میں گرفتار ہوئے ہو، اور اس کے بعد نہایت عمدگی کے ساتھ پولیس کی قید سے فرار ہو گئے ہو۔ اور اس وقت مائی ڈیئر جہانگیر جمال شاہ، تمہارا یہ چہرہ اصل چہرہ نہیں ہے بلکہ تم میک اپ کیے ہوئے ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے آپ کو پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو۔ میں نے چہرے پر حیرت کے آثار پیدا کر لیے، لیکن دل ہی دل میں نے بے شمار کہے لگائے، یہ ہے زیڈ ڈپارٹمنٹ کی معلومات میرے بارے میں۔ تاہم میں نے کسی قدر متحیرانہ لہجے میں کہا، اپنے بارے میں اتنی ساری تفصیلات آپ کے پاس موجود ہونے پر مجھے حیرت ہوئی ہے مسٹر زیڈ۔ یہ نہ سمجھنا کہ تفصیلات آسانی سے ہمیں حاصل ہو گئیں۔ ہم نے طوفانی انداز میں ان تفصیلات کے حصول کے لیے کام کیا ہے اور اپنے ارد گرد تمہارا حفاظتی خول اتنا کمزور نہیں ہے کہ ہم آسانی سے تمہارے بارے میں تفصیلات معلوم کر سکتے، لیکن زیڈ ڈپارٹمنٹ کے اپنے وسائل بہت زیادہ ہیں اور انہی وسائل سے ہم اس حد تک کام کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ مائی ڈیئر مسٹر جہانگیر جمال شاہ، اصل میں ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم تمہیں زیڈ ڈپارٹمنٹ کا رکن بنا لیں اور تم ہمارے ساتھ مل کر کام کرو۔ نہایت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ زندگی میں انسان کی سب سے بڑی مشکل دولت کا حصول ہے۔ ہر شخص اس دنیا میں آنے کے بعد اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا خواہشمند ہوتا ہے اور یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، اور اپنی پسند کی زندگی گزارنے کے لیے دولت اول حیثیت رکھتی ہے۔ اگر تم زیڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے کام کرو گے تو ہم تمہیں اس کا اتنا شاندار معاوضہ ادا کریں گے کہ تمہیں پسند آئے گا۔ فی الحال تمہارے اپنے ملک میں کچھ کام کرنا ہے ہمیں۔ اگر زیڈ ڈپارٹمنٹ کے لیے تم ایک کارآمد شخصیت ثابت ہوئے تو یوں سمجھ لو کہ اس کے مستقل نمائندے بن جاؤ گے۔ زیڈ ڈپارٹمنٹ کے سربراہان تمہیں ماہانہ اتنی رقم ادا کریں گے کہ تم یہاں کے ایک دولت مند انسان کی حیثیت سے زندگی گزارو گے اور تمہیں فکر معاش سے آزاد کر دیا جائے گا۔ اس کے صلے میں تم یہاں زیڈ ڈپارٹمنٹ کے مفادات کی نگرانی کرو گے۔ فی الحال تمہیں ہمارے چند مشاغل میں ہمارا ساتھ دینا ہوگا۔ اس کا معاوضہ تم اپنی پسند کے مطابق طے کر لو گے۔ فی الحال ایڈوانس کے طور پر ہم تمہیں یہ حقیر سی رقم پیش کر رہے ہیں۔ اس نے ایک بار پھر میز کی دراز میں ہاتھ ڈالا اور ایک چھوٹا لیکن انتہائی خوبصورت بریف کیس نکال کر سامنے رکھ لیا۔ پھر کسی میکینکی ذریعے سے اس کا ڈھکن کھول دیا۔ بریف کیس میں 4 انچ کی چوڑائی میں ڈالر چنے ہوئے تھے اور ان کی تعداد بہت کافی تھی۔ میں نے نڈال ہو جانے کی اداکاری کی اور اس کے بعد ایک گہری سانس لے کر کہا، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں عالم ہوش و حواس میں کہہ رہے ہیں مسٹر زیڈ۔ مسٹر زیڈ نے بریف کیس کا ڈھکن بند کیا اور اسے نہایت بے پرواہی سے میری جانب سرکا کر بولا، ہر قسم کی گفتگو کرنے سے پہلے تم اس بریف کیس کو اپنی تحویل میں لو اور اس بات کو بھول جاؤ کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی کام کی بات ہو سکے گی یا نہیں۔ یہ میں صرف اپنے خلوص کے اظہار کے طور پر کر رہا ہوں۔ میں گہری سانسیں لیتا رہا، پھر میں نے آہستہ سے بریف کیس پر ہاتھ رکھ دیا اور مدھم لہجے میں بولا، اس قدر سچی اور صاف ستھری گفتگو کرنے والے لوگ ہر قیمت پر اچھے ساتھی ثابت ہوتے ہیں۔ آپ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں یا آپ کے دل میں میرے لیے کیا منصوبے ہیں؟ ان کی تفصیلات معلوم کرنے سے پہلے میں اس رقم کو قبول کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کرتا ہوں کہ میں خلوص دل سے آپ کے ساتھ ہوں۔ باقی میرے افکار و خیالات کا معاملہ ہے تو اس کی وضاحت میں آپ کے سامنے بے شک کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کے ہر مفاد کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں۔ مسٹر زیڈ کھڑا ہو گیا اور اس نے مسافے کے لیے میری جانب ہاتھ بڑھا دیا۔ یہ گویا میرے درمیان دوستی کے معاہدے کی توثیق تھی اور اس طرح میرے کام کا آغاز ہو گیا۔ مستقبل میں میری زیڈ ڈپارٹمنٹ میں شمولیت میرے وطن کی بقا کی ضامن تھی۔ کم از کم جو کام میرے سپرد کیا گیا تھا اس کی تکمیل میں شاندار طریقے سے کر سکتا تھا۔
लेकिन कभी के दिन बड़े कभी की रातें। बाज़ औक़ात सारी तेजी तरारी ऐसी खाक में मिलती है कि इंसान हाथ मलता रह जाता है। मैं मिस्टर जेड का मंजूर नजर बन गया था। मेरे और उनके दरमियान ऐसे अहदो पैमा हो गए थे कि लगता था कि अब जिंदगी भर का साथ हो गया है। मैं मामूल के मुताबिक अपने मकसद की कामयाबी के लिए सरगर्दा था। पहले उन लोगों पर एतमाद कायम करना चाहता था, इसके बाद ही काम हो सकता था। मोहतरमा मैक्सी जेन भी खुलकर सामने आ गई हैं। फिर अचानक मेरी पॉलिसी की ऐसी तैसी हो गई। मिस्टर जेड ने मुझे तलब किया था। माय डियर जहांगीर जमाल शाह, जेड ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारी शमूलियत पर मुझे जिस कदर खुशी है अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। शुक्रिया जनाब, मैंने तुम्हारे सामने एक शानदार मुस्तकबिल के दरवाजे खोल दिए हैं। मुझे एहसास है सर, तुम्हें अंदाजा होगा कि जेड ऑर्गेनाइजेशन सारी दुनिया में इसराइली मफाद के लिए काम करता है। जी हाँ, मुझे काफी मालूमात फराहम की गई हैं। हमारी अपनी पॉलिसी है और हम इसराइली मकासद की तकमील के लिए सिर्फ अपने तौर पर सोचते हैं। यकीनन जनाब, इन दिनों हम हिंदुस्तानी हुक्काम के लिए बहुत काम कर रहे हैं। जेड ऑर्गेनाइजेशन के एक अहम रुकन जो मिस्टर ए के नाम से याद किए जाते हैं, एक अहम मंसूबे के लिए किसी हुनरमंद आदमी के जरूरतमंद है। जी, उनका कयाम हिंदुस्तान में है। ओह, मैंने आहिस्ता से कहा, और मैंने उसके लिए तुम्हारा नाम तजवीज किया है। मैं उछल पड़ा। तुमने हमारे मामलात का हलफ उठाया है और हम तुम्हारे मामलात के निगरान हैं। यहाँ तुम्हारे अपने मुल्क में तुम्हारे लातादाद शनासा हैं और चूंकि तुम्हारे वालिद इंतजामिया के एक फर्द हैं, इसलिए मैं तुम्हारे और उनके दरमियान कोई तसादुम नहीं चाहता। मैंने मिस्टर ए से तुम्हारे बारे में तफसीली बात कर ली है। जी, मैंने आहिस्ता से कहा। मिस्टर ए कोई बेहद अहम काम तुमसे लेना चाहते हैं। मैंने उनसे कह दिया है कि मैं एक शानदार शख्सियत उनके पास भेज रहा हूँ। तुम्हें अब से 1 घंटे के अंदर अंदर रवाना होना है। 1 घंटे के अंदर? हाँ, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर दिए गए हैं। कोई राय फरार नहीं थी। किसी को इस सूरत हाल से आगाह करना भी जरूरी नहीं था। 2 ही सूरतें थी, या तो उन लोगों के दरमियान से निकल जाऊं या फिर उनकी हिदायत पर अमल करूं। फिर अचानक आंखों में नीलाहटें उभर आईं और इसके साथ ही एक अनोखा ख्याल भी। मोसाद और रा का एक गठजोड़ है, वहां पहुंचकर भी उनके खिलाफ काम किया जा सकता है। हो सकता है कोई काम ही बन जाए। अब तो फनस जाने वाली बात थी। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? नहीं मिस्टर जेड, वेरी गुड। तुम इसके 2 रस नताज देखोगे। यहाँ से तुम्हें ईगल विंग रवाना कर दिया जाएगा और फिर वहाँ से मतलूबा जगह। तुम्हें ये काम काफी दिलचस्प लगेगा। ओके सर। इसके बाद क्या क्या हुआ, कई मराहल से गुजरा। वो बेमकसद कहानी है, लेकिन ये पहला मौका है कि एक ऐसे मकसद के लिए आमादा हो रहा था जो मेरी मर्जी के खिलाफ था। कर्नल एजाज ने बड़े एतमाद से जो जिम्मेदारी मेरे स्पुर्द की थी और माजी में जिस तरह मैं अपनी महारत का सबूत देता रहा था, इस बार वो मयार बरकरार नहीं रख सका था और एक ऐसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था जिस पर गौर करने से ये अंदाजा हो जाता था कि एक तरह से बेमकसद ही है। हाँ, ये दूसरी बात है कि तकदीर साथ दे जाए और जहाँ मुझे भेजा जा रहा है वहाँ पहुंचकर कोई ऐसा अनोखा कारनामा सरअंजाम दे दूं जो उन लोगों के लिए भी नाकाबिल यकीन हो जिन्होंने मुझे ये मकसद सौंपा था। मिस्टर जेड और उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग भरतौर मेरे साथ भरपूर ताउन कर रहे थे। जिन मराहल से गुजरने का मैं तज़किरा कर रहा हूँ वो सफरी मामला थे। मुझे एक तरह से ये कहना चाहिए अंधे कुएं में धकेल दिया गया था। मुख्तलिफ तरीकों से सफर करता हुआ गालिबन सरहद पार पहुँच गया। कोई तफसील समझाने वाला नहीं था। फिर एक ट्रेन से सफर करना पड़ा। अलबत्ता यहाँ पहुंचकर इस बात की तस्दीक हो गई कि अब अपने मुल्क की सरहदों में नहीं हूँ, बल्कि उस मुल्क में दाखिल हो चुका हूँ जहाँ मुझे भेजा जा रहा था। मिस्टर जेड ने एक अजीब पुरस्रार तरीकाकार इख्तियार किया था। मेरे पास सामान का एक ठेला था जिसमें मेरे कागजात वगैरह मुझे दे दिए गए थे। अलबत्ता इतना मालूम था मुझे कि मेरा नाम हरी सिंह रखा गया था और मुझे लंदन का बाशिंदा जाहिर किया गया था। पासपोर्ट और कागजात में यही तमाम तफसीलात दर्ज थी। जिस शहर में ट्रेन से उतरा उसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। बस मुझे गाइड करने वाले ने मुझसे यहाँ उतरने के लिए कहा था। बहुत देर तक शहर के मुख्तलिफ गोशों में घूमता रहा, फिर उसका नाम भी मालूम हो गया। लेकिन यहाँ तक भेजने का फैसला आखिर क्यों किया गया था? बार बार जहन में ये तस्वुर उभरा कि कहीं मेरे साथ कोई चालाकी तो नहीं की गई और मुझे किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा दिया गया। सारी तेजी और तरारी खाक में मिल सकती थी। फिर मैं एक ऐसी इमारत के पास पहुंच गया जो तारीखी हैसियत रखती थी। गालिबन मुगलों के जमाने की तामीर शुदा थी। बस एक आवारा गर्द ही की मानिद उस इमारत का जायजा लेता रहा। वैसे मेरे इस थैले में करेंसी अच्छी खासी मौजूद थी और मैं इस जानिब से मुतमईन था। अपने आप को दीवाना ही समझ रहा था। मैं एक ऐसी उलझन में डाल लिया था मैंने अपने आप को जिसका कोई हल अभी दूर दूर तक मेरे सामने नहीं था। आखिर ये मिस्टर ए मुझे कहाँ मिलेगा और इस तरह का तरीकाकार इख्तियार करने की क्या जरूरत है?
फिर मैंने उसी इमारत में एक खूबसूरत सी लड़की को देखा। सफेद साड़ी में मलबूस थी और अच्छे खासे खदोखाल रखती थी। उम्र तकरीबन 27 साल के करीब थी। वो मेरी ही जानी मतवज्जे थी। कुछ देर के बाद वो मेरे करीब पहुंच गई। हेलो। मैंने अपनी तमाम जल्लाटों को नजरअंदाज करते हुए इस हेलो का जवाब दिया तो वो कहने लगी, मैं बहुत देर से आपको देख रही हूँ। क्या आप सयाह हैं? यही समझ लीजिए, लेकिन इसी मुल्क के बाशिंदे मालूम होते हैं। हाँ, इसी मुल्क से ताल्लुक है मेरा, लेकिन सयाहत तो कहीं भी की जा सकती है। क्यों नहीं, आइए, इधर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, क्यों ना आपको मैं वहाँ चाय पिलाऊं। मैंने सोचा कि अब जबकि मुझे खुद को हालात के दायरे पर छोड़ देना है तो ज्यादा अदाकारी की जरूरत नहीं। मैंने उसकी ये पेशकश कबूल कर ली। हो सकता है यहीं से मिस्टर ए की तरफ जाने का रास्ता मिलता हो। रेस्टोरेंट वाकई पुरसुकून था। हम लोग कुर्सियों पर बैठ गए। आप अगर चाय के अलावा कुछ और पीना चाहें तो? नहीं, बस चाय ही मुनासिब है। उसने वेटर को इशारा किया और कुछ देर के बाद हमारे सामने चाय के बर्तन आ गए। आपने अपना नाम नहीं बताया। कोशील कहते हैं मुझे। मिस कोशील? हाँ, यही समझ लीजिए। क्या करती हैं आप? कुछ नहीं, वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। मैं उसका जायजा लेता रहा। फिर मैंने आहिस्ता से कहा, मिस कोशील, मुझसे मुलाकात की कोई खास वजह है या फिर यूं ही वक्त गुजारी के लिए? उसने एक ठंडी सांस ली, फिर बोली, इस दुनिया में कोई भी बेगर्ज नहीं होता, लेकिन मैं आपकी कौन सी गर्ज पूरी कर सकता हूँ? बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें अगर गौर से सोचा जाए तो बुरा ही समझा जा सकता है, लेकिन वो जो कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है, मैंने आपको अपनी जरूरत के लिए मुंतखब किया है। बहरहाल, मैं अगर आपकी कोई मदद कर सका तो मुझे खुशी होगी। सुनिए जनाब, मैंने जिस अंदाज में आपको मुखातिब किया है, उमूमन पेशावर लड़कियां इसी अंदाज में एक दूसरे से तारुफ हासिल करती हैं। मैं बाकायदा पेशावर नहीं हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी मुझे हर किस्म का काम करने पर आमादा कर चुकी है। मुझे थोड़ी सी रकम दरकार है, इंतहाई जरूरी है। बहरहाल, अगर आप मेरा साथ दे सकें तो मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मैंने उसे गहरी निगाहों से देखा। कितनी रकम चाहिए? जो कुछ भी आप दे दें। चलो ठीक है, मैं किसी की मजबूरी से फायदा उठाने का कायल नहीं हूँ। आप ये रकम रख लीजिए, मैंने कहा और थोड़ी सी रकम उसके हवाले कर दी। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया। मैंने आहिस्ता से कहा, आपसे दोबारा कहीं मुलाकात हो सकती है मिस कोशील? मैं तो आज भी आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। कोशील ने एक खूबसूरत रात मेरे साथ गुजारी। दूसरी सुबह उसने मुझसे जाने की इजाजत तलब की। कम से कम उसने होटल का ये कमरा मेरे लिए मुंतखब कर दिया था, मुनासिब कराया था और कोई ऐसी उलझन नहीं थी जो मुझे मुतरद्दद कर देती। वो चली गई और मैं एक कुर्सी पर दराज होकर अपने इस अजीबो गरीब मिशन के बारे में सोचने लगा। क्या ही अहमकाना अमल था, हर चीज बेमकसद। अब तो वाकई ये एहसास होने लगा था कि जेड ऑर्गेनाइजेशन के अफसर आला ने मुझे अहमक बनाकर मेरे मिशन से बहुत दूर कर दिया है। अगर वाकई ऐसा है तो फिर मेरी ज़हनी सलाहियत काफी कम हो गई है। अभी ज्यादा देर नहीं गुजरी थी इन सोचों में कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं समझा वेटर है। मैंने उसे अंदर आने की इजाजत दे दी, लेकिन अंदर दाखिल होने वाला एक हिंदुस्तानी पुलिस ऑफिसर था और उसके पीछे चंद कांस्टेबल भी। मैं उन्हें देखकर हक्का बक्का रह गया। ऑफिसर ने मुझे घूरते हुए कहा, तो वो तुम्हारे कमरे में थी? कौन ऑफिसर? उस लड़की की बात कर रहा हूँ जिसकी लाश तुमने होटल के अकबी हिस्से में कचरा घर में फेंक दी है। पुलिस ऑफिसर ने वेटर को आवाज दी जो पीछे खड़ा हुआ था और वेटर सामने आ गया। क्यों, यही वो कमरा है ना? जी साहिब। और तुमने उस लड़की को इन्हीं के साथ देखा था? जी साहिब, वो रात को इन्हीं के साथ यहाँ रही थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऑफिसर कि आप किस लड़की के कत्ल की बात कर रहे हैं? अच्छी अदाकारी कर लेते हो। सुनिए ऑफिसर, आप जो कुछ कर रहे हैं वो आपके लिए नुकसानदेह होगा। मैं गैर मुल्की हूँ और मेरा सिफारत खाना मेरी मदद करेगा। आप मुझे किस केस में फंसाना चाहते हैं?